हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो हमने DSSB PGT इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे। उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज के वीडियो को फर्दर करेंगे। और इस वीडियो में मैंने लास्ट में आप लोगों को फिज़िकल डेफिसिट के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं लास्ट में मैंने करवाया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा फिज़िकल डेफिसिट के सारे फॉर्मूले एक ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। जो हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करे थे उसके नेक्स्ट हम करेंगे। तो देखिए, हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑयल रिफाइनरीज एट भटिंडा इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय। तो ये पूछ रहा है कि ऑयल जो भटिंडा में, ये पंजाब में है, जो ऑयल रिफाइनरीज इस्टेब्लिश की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये HPCL के द्वारा की गई थी, तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो जो नाबार्ड है वो 6 5-year प्लान के टाइम इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेक्स रेसिडेंट्स इज़ एसोसिएटेड विथ। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ कि इंडेक्स रेसिडेंट्स जो है वो हाउसिंग प्राइसिंग के लिए यूज़ होता है, हाउसिंग प्राइजेस। लेकिन यहाँ पे हमें दिया है शेयर प्राइजेस, म्यूचुअल फंड प्राइजेस, प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड लैंड प्राइजेस। तो हमें हाउस के नाम से तो कहीं दिया नहीं है हमें, लेकिन ये शेयर मार्केट से तो इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही म्यूचुअल फंड का, ना ही प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स का। तो हाउसिंग प्राइस हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम लैंड प्राइस पे टिक करेंगे, क्योंकि लैंड रहेगा तभी उस पर हाउस बनेगा, हाउस बनेगा तभी उस पर प्राइस लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लैंड प्राइस पे टिक करेंगे। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में हाउसिंग प्राइस दिया होगा तो हाउसिंग प्राइस ही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, कि इनसाइड ट्रेडिंग किससे रिलेटेड होता है? क्या वो हॉर्स रेसिंग से होता है, टैक्सेशन से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, या शेयर मार्केट से? तो आपने कभी सुना होगा इनसाइडिंग ट्रेडिंग जो है अक्सर शेयर मार्केट का पार्ट होता है। इनसाइडिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब भी शेयर निकलता है उसी टाइम बिना उसको पब्लिक किए ही कई सारे जिनको पता होता है वो पहले ही ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो उसको हम इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो हमेशा शेयर मार्केट में यूज़ होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द MRTS यानी कि मार्जिनल रिटर्न्स ऑन टेक्निकल सब्सटीट्यूशन MRTS ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू 2, देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़। अब देखिए, हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पूछा है, और हमें मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशंस लेबर कैपिटल इज इक्वल टू 2 दिया है। तो फॉर्मूले में हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर MRTS पहले लेबर और फिर कैपिटल पूछा है तो इसका फॉर्मूला हमेशा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये ऊपर होगा और अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के नीचे होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ, मान लीजिए हमें पूछता मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशंस KL, तो अब K पहले है यहाँ पे, तो K पहले है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हमें ये ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। तो अब देखिए, हमें पूछा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल पूछा है, यानी कि ये पूछा है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन हमें दिया ये है, यानी इसकी वैल्यू 2 दी है, और पूछा है हमें इसकी वैल्यू मार्जिनल MPK अपॉन MPL। तो अब देखिए, ये उल्टा हो गया ना हमारा। हमें रियल में फॉर्मूला होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम उसको अपोजिट साइड में भेज देंगे। यानी कि देखिए,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इस वैल्यू को हम यहाँ भेजेंगे अगर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इन दोनों को का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो यानी कि ये इधर गया, ये यहाँ पे बच गया था 1 और लास्ट में ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इधर चला जाएगा, 2 की वैल्यू तो 2 यहाँ पे आ गया और ये हम इसका दोनों का हमने ऊपर भेज दिया, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ K अपॉन L। अब देखिए इसी वाले फॉर्मूले में हमने इस वैल्यू से हमने निकाल लिया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन लेबर 1/2 के इक्वल होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा जो कि 1/2 है। आई होप आप लोगों को ये वाला प्रोसेस समझ में आया हो कि कैसे करेंगे। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है हमें इस तरह से कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल है, आप कैपिटल लेबर निकालिए, जबकि फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल अगर L के दिया हुआ है। अब चलिए देखिए, फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय, फैक्टर इंटेंसिटी जो हम करते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा से करते हैं, तो हमारे ऑप्शन में सेकंड में अल्फ़ा अपॉन बीटा है, तो हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हिस्टोग्राम इज़ यूज्ड टू फाइंड, तो हिस्टोग्राम मीन के लिए नहीं करते हैं, मोड, मीडियन, नन, तो हम हिस्टोग्राम हमेशा मोड के लिए यूज़ करते हैं। और हिस्टोग्राम हमें एक एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा का। ये जो हिस्टोग्राम का हम यूज़ करते हैं मोड के लिए, ये एक अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखिए हिस्टोग्राम का ये मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा का, और मोड में भी हम यही करते हैं अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल डेटा। जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू दी है 7, 2, 8, 6, 7, 3, 1, 7। अब हमें पूछा कि इसका मोड क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली बार बार जो नंबर आते हैं वही उसका मोड हो जाएगा, यानी कि जितना अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल डेटा को। तो इस वाले न्यूमेरिकल में बार बार 7 आ रहा है, तो 7 ही मोड हो जाता है, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसीलिए हिस्टोग्राम हमेशा मोड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ मोर यूजफुल इन केस ऑफ ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर हम इससे सिर्फ पूछता कि वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो बेस्ट अगर पूछता तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट होता है डिस्पर्जन का मेजर। लेकिन हमें पूछा है कि हमें केस दिया है कि ओपन एंडेड में कौन सा अच्छा होगा, तो ओपन एंडेड में हमेशा क्वार्टाइल डेविएशन ओपन एंडेड के लिए अच्छा होता है। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऐसे तीन पार्ट में जो डेटा होता है वो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए ये क्वार्टाइल डेविएशन ओपन एंडेड मेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस केस में बहुत यूज़फुल होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लॉरेंज कर्व इज़ अ ग्राफिकल मेजर ऑफ स्टडिंग। अब देखिए लॉरेंज कर्व हमेशा, जो लॉरेंज कर्व है वो हमें दिखाता है कि ये हम लॉरेंज कर्व का यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं, यानी कि किस चीज़ का कंपेयर करते हैं, कंपेयर सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्री, यानी कि दो कंट्री के बीच में अगर सोशल इनइक्वालिटी हमें देखनी हो तो हम इन लॉरेंज कर्व का यूज़ करते हैं। और लॉरेंज कर्व का हम जो ग्राफिकल मेथड का स्टडिंग करते हैं वो इंडेक्स हम हमेशा डिस्पर्जन में करते हैं। हम देखते हैं कि कितना वेरी कर रहा है कोई भी इनइक्वालिटी कंट्री की, तो हमेशा डिस्पर्जन यानी कि वेरीनेस को दिखाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ मैनी क्वार्टाइल्स एग्जिस्ट। तो देखिए नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स जो पूछा है, तो अगर एक क्वार्टाइल है, मतलब क्वार्टाइल में 4 पार्ट बटे होते हैं, जैसे कि एक पार्ट 2, 3, 4। अगर नंबर पूछा है तो कितने बार हमने बांटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर नंबर पूछेगा तो 3 होगा, लेकिन अगर पूछेगा कितने कॉलम्स बने तो 1, 2, 3, 4। तो
कॉलम्स के बारे में पूछेगा तो क्वार्टाइल्स 4 होंगे, लेकिन नंबर पूछा है तो क्वार्टाइल्स 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ ऑफन डिस्क्राइब्स एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। अब देखिए, अगर हमें बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस निकालने हैं तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। हमें ऑप्शन में है 4th पे, हाँ यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। तो बैरोमीटर हम का इकोनॉमिक चेंज हम इंडेक्स नंबर से निकालते हैं, और हमेशा इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखने के लिए। और जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कैसे वेरी करते हैं एक पीरियड में, तो हम इंडेक्स नंबर में वही देखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता है कि बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर जहाँ ग्रोथ की बात करता है, यहाँ तो इकोनॉमिक चेंज पूछा था, अगर ग्रोथ की बात करता है तो स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन अभी यहाँ पे डी है कि इंडेक्स नंबर बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक चेंज को दिखाता है। और बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक चेंज का मतलब क्या है होता है कि कितना हमारा इकोनॉमिक में क्या क्या परफॉर्मेंस हुए हैं, कितने टाइम पीरियड में हुए हैं, तो हम वो इंडेक्स नंबर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवोल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले इसका जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन जो जिन्होंने बोला था वो MS स्वामीनाथन ही थे। अब देखिए, इन्होंने पहले MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के फेलियर की वजह से 90s के टाइम्स इन्होंने फिर से एक नया टर्म लाया, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें बहुत सारी और भी क्रॉप्स को ऐड किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में ज़्यादा क्रॉप्स नहीं थे, हाई वेराइटीज़ इल्डेड क्रॉप्स को यूज़ किया गया था। लेकिन एवरग्रीन में और ये ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म 90 के टाइम MS स्वामीनाथन ने लाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनोवेशन लैब हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। इनोवेशन लैब किसने लॉन्च किया है? तो ये TCS ने लॉन्च किया है, और TCS का फॉर्मूला होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो हमारा ऑप्शन ए में ही है टाटा कंसल्टेंसी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ इंट्रोड्यूस अवतार। अब देखिए, अवतार सिर्फ देता अवतार स्कीम, लेकिन इसमें अवतार का फुल फॉर्म भी दे दिया है कि एनीवेयर एनी टाइम एडवांस रिजर्वेशन। तो ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो ये स्कीम है, अवतार स्कीम, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ली गई थी। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में बी, कर्नाटका बी में है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेट हाउसिंग इज डेवलप अ पोर्ट इन मुंद्रा गुजरात। तो किस कॉरपोरेट हाउस ने मुंद्रा गुजरात पे पोर्ट डेवलप किया था? तो ये जो अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी प्रोजेक्ट में ये अडानी कॉरपोरेट हाउस के ही ने ही डेवलप किया था मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आफ्टर यूरोपियन यूनियन विच अनदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड फॉर एडॉप्टेशन ऑफ कॉमन करेंसी। अब देखिए, कॉमन करेंसी के एडॉप्टेशंस में होता क्या है कि हमेशा एक ही जैसी करेंसी यूज़ करते हैं। जैसे यूरोपियन में बहुत सारी कंट्री हैं जो एक ही करेंसी यूज़ करती हैं, उसी में कौन सी और कंट्री है जिन्होंने सेम करेंसी अडॉप्ट की है? तो गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी हैं उन्होंने भी सेम करेंसीज़ को अडॉप्ट किया है। तो ये इसका आंसर बी करेक्ट होगा। अब देखिए, हज इसार वॉज रिक्वायर्ड बाय, यानी कि हज इसार ये भी एक कंपनी है जिसको किसने रिक्वायर किया था? इसमें ऑप्शन है रिलायंस, भारत एयरटेल, टाटा मोबाइल। तो इसको वोडाफोन ने ख़रीदा था 2007 में, और वो भी 2.5 बिलियन में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इनका डिस्प्यूट भी चल रहा था बहुत। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा किरण योजना
ये जे है, योजना इज़ अ न्यू स्कीम टू प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स इंट्रोड्यूस बाय। तो देखिए ये जो स्कीम थी ये 2008 में इंट्रोड्यूस की गई थी, 2008 में, वो भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। और उस गर्ल्स के लिए, वो गर्ल्स जो कि सिटीज़ में रहती हैं, लिविंग इन सिटीज़ एंड हु इज़ बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि सिटीज़ में रहती हों और बिलो पावर्टी लाइन हो, तो उनके लिए ये स्कीम था प्रतिभा किरण योजना, एक हायर एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए स्कीम एमपी गवर्नमेंट ने 2008 में चलाया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सी, एमपी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फ्रॉम 30 जून 2011 मिनी कॉइन्स वुड बी डीमोनेटाइज्ड एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शंस एंड व्हाट वुड बी द मिनिमम एक्सेप्टेबल डोमिनेशन ऑफ द कॉइन्स। तो देखिए जो डीमोनेटाइज किया गया था तो 50 पैसे के कॉइन्स को डीमोनेटाइज किया गया था। मिनिमम एक्सेप्टेबल जो कॉइन्स, ये इसका आंसर हमारा होगा 50 पैसे कॉइन्स। अब देखिए जो हमारा 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी नोट का हुआ था। तो नोट तो हमारे 500 और 1000 के थे उस टाइम। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब नेक्स्ट जो हमारा 2000 का नोट है, ये लीगल टेंडर तो है, लेकिन कब इसको मार्केट से आउट करने का टाइम ड्यूरेशन दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब करंट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड हैज़ बीन रीनेम्ड एज। विदेश संचार निगम लिमिटेड को फिर से नया नाम क्या दिया गया था? तो नया नाम दिया गया था इसका टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि अ कंट्री ऑफर कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन व्हेन इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट इज। देखिए अगर किसी भी कंट्री का ऑफर कर्व स्ट्रेट लाइन में तभी जाएगा जब उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा जब ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट। प्राइस यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट, ये ज़ीरो हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए OPEC इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज। अब देखिए OPC क्या है? ये इकोनॉमिक, ये जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग, ये OPCE जो हर एक कंट्री में ऑयल्स को देती हैं, जैसे कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई। तो इन्होंने ये प्रोड्यूसर, इनके यहाँ सिर्फ ऑयल ही ज़्यादा एक्सेस में है, जिससे इनकी इकोनॉमी चलती है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पूरा कार्टेल बना के रखा है। कार्टेल उसे कहते हैं जब कई सारे प्रोड्यूसर एक साथ एक ही प्राइस पे कोई चीज़ सेल करते हैं, उसको हम कार्टेल बोलते हैं। यानी कि वो एक ग्रुप बना लेते हैं और वो प्राइस, सारा ग्रुप मिलके प्राइस एक इस्टेब्लिश करता है कि इसी प्राइस पे हम बेचेंगे, उसी को हम कार्टेल बोलते हैं। तो ये जो OPCE है, ये बेस्ट एग्जांपल है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कार्टेल कहते हैं। अब देखिए RBI को कब नेशनलाइज किया गया था? तो RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर मान लीजिए शेड्यूल बैंक्स का नेशनलाइजेशन या SBI का नेशनलाइजेशन तो वह 1969 में हुआ था। तो ये बात याद रखिएगा। तो हम RBI का पूछा है तो 1949 हो जाएगा। मान लीजिए RBI का इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ दिया तो 1935 हो जाएगा। किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन नेट RBI क्रेडिट फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। अब अगर मान लीजिए कि इंक्रीज इन नेट RBI क्रेडिट, RBI का क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट्स में, यानी कि तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हाँ, हम उसको मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं जब इंक्रीज हो जाता है क्रेडिट।
सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई में, तो उसको हम मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन देखिए इसमें बजटरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, इन सब के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। लेकिन फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा टर्म है जिसके डिफरेंट फॉर्मूले से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसके सारे फॉर्मूले एक साथ दूंगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको फिजिकल डेफिसिट के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, और आप उसको, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो देखिए जो कम्युनिटी थी वो है EEC, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से। मैक्सिमम गुड्स आर एक्सपोर्टेड। अभी जो है हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अलग है, USA है, लेकिन उस टाइम में EEC ही था। और इसका EEC का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये EEC का फुल फॉर्म है। और ये यूरोपियन ये इकोनॉमिक कम्युनिटी करती क्या है, ये कॉमन मार्केट है, ये कॉमन मार्केट क्रिएट करती हैं, और जिसके जो मेंबर्स होते हैं कॉमन मार्केट क्रिएट करने के बाद ये एलिमिनेट करते हैं सारे बैरियर्स को, ये एलिमिनेट करते हैं बैरियर्स, एलिमिनेट बैरियर्स। और ये क्या इस्टेब्लिश करते हैं, एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, ये इस्टेब्लिश करते हैं कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने जैसे बोला था कि लास्ट में आपको फिजिकल डेफिसिट के मैं सारे फार्मूलाज दूंगी, तो ये रहे सारे फार्मूलाज कैलकुलेटिंग फॉर फिजिकल डेफिसिट। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट के अलग अलग फार्मूला होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनके पास ये सारे फार्मूले एक साथ नहीं हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।